नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों मुझे एक लेख पढ़ने का अवसर मिला। लेख हमारे ही क्षेत्र की एक शोधकर्ता और लेखिका, उर्दू और हिंदी में समान अधिकार से लिखने वाली डॉक्टर राजवंती मान का था। डॉक्टर राजवंती मान सरकारी सेवा में रही हैं और सेवा से निवृत्त होने के बाद भी लेखन में निरंतर व्यस्त हैं। लेकिन लेख जो है उसका जो मुख्य रूप से जो आधार बिंदु है उसने प्रेरित किया कि आज राजवंती मान के उस संदर्भ को सामने रखकर उस लेख के जो मूल बिंदु हैं उन पे विचार कर लिया जाए, कुछ एक सामग्री बांट ली जाए। मित्रों, सामग्री बांटने वाली जो प्रेरणा है वो भी इसी लेख से मुझे मिली है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है और हर लेखक को वो जाननी चाहिए। जब हम स्वाधीनता संग्राम की बात करते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम को अलग रखिए, 1857 का आप जिक्र बाद में, वो भी एक साहित्य के साथ जुड़ा हुआ पक्ष है और उसमें साहित्य के लिए अपरिमित संभावनाएं मौजूद थी और उसमें लिखा भी बहुत कुछ गया। लेकिन मैं दूसरे स्वाधीनता संग्राम की बात कर रहा हूँ जो स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व रचा गया था सारा का सारा, और खूब लड़े थे हम लोग। उसमें कुछ एक बातें, मुद्दे कुछ एक उभर कर सामने आते हैं। पहला मुद्दा ये सामने आता है कि दो घटनाओं ने बुरी तरह से ब्रिटिश सरकार को एक सख्ते में डाल दिया था कि ये दोनों घटनाएं जो हुई हैं ये इनके जो प्रभाव या इनके प्रभाव मंडल, उससे मुक्ति पाना आसान नहीं है। पहली घटना थी जलियांवाला बाग की, और जलियांवाला बाग की घटना का अलग अलग रूप से आपके सामने चित्र प्रस्तुत होता है। एक चित्र वो है कि उसमें एक शख्स की नृशंसता और दिशाहीन सोच ने पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को मुसीबत में डाल दिया था, और वो ऐसी घटना थी जिस पर आसानी से काबू भी पाया जा सकता था। बहुत सारे साधन थे, लेकिन फिर भी तत्कालीन शासक जो वर्ग होता है, किसी भी काल का शासक वर्ग, उसके मन में कई बार दूरदर्शिता जो है वो लोप होने लगती है, और जब दूरदर्शिता लोप होने लगती है तो उसके बाद ये परिणाम सामने आते हैं जलियांवाला बाग जैसे। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है एक बहुत साहित्य का एक पूरा का पूरा अध्याय कि जितना कुछ जलियांवाला बाग के बारे में लिखा गया वो साहित्य की अनुपम और अनूठी धरोहर बन गया, प्रेरक धरोहर बन गया है, धरोहर बन चुका है। और वो संदर्भ उन दिनों में कितना तीव्र था, इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि 8 मार्च की बात है 1919। इसमें द ट्रिब्यून समाचार पत्र, जो कि पूरे के पूरे पंजाब क्षेत्र का एक प्रमुख अखबार था, प्रमुख समाचार पत्र था, उसने सत्याग्रह के बारे में लोगों के जो रुख था, लोगों की जो सोच थी, उसको उजागर किया था। और उसके बाद ये 13 अप्रैल को ये घटना सामने आई हमारे जलियांवाला बाग के रूप में। जलियांवाला बाग की घटना पर बहुत सारी कृतियाँ, साहित्यिक कृतियाँ भी रची गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इतिहास के पन्नों तक ही कैद होकर रह गई घटना, वो नृशंसता की घटना, बल्कि उसने साहित्य में भी बहुत कुछ अजीब तरह की एक चिंगारी जो है वो सुलगाई। और उस चिंगारी से प्रभावित होने वाले स्वयं हमारे हिंदी के प्रख्यात लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय भी थे। और अज्ञेय का जो शेखर एक जीवनी है उसमें भी कुछ इसके उल्लेख ऐसे आते हैं जो उल्लेख इसी घटनाक्रम के प्रभाव को दर्शाते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार को इन सारे प्रकाशनों के मद्देनज़र बहुत कुछ करना पड़ गया था। और कानून यद्यपि पहले बना लिया गया था मार्च में ही कि जो भी आपत्तिजनक सामग्री है, जितने भी इमरजेंसी पावर्स का बिल एक लाया गया था जिसके मुताबिक कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जो
साम्राज्यवाद या ब्रिटिश शासन की सत्ता को चुनौती देती है, उस पर प्रतिबंध जो है वो तत्काल लगाया जा सके। और उसमें ये हुआ कि बहुत सारे अखबार भी सेंसर हो गए, बहुत सारे अखबारों पर प्रतिबंध लगा, बहुत सारे प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा, और प्रतिबंधित पुस्तकों में मुंशी प्रेमचंद की सोज़े वतन, हालांकि ये बात की बात है, वो भी शामिल थी। सो बहुत सारा साहित्य उन दिनों जो भी रचा गया वो प्रतिबंधित कैटेगरी में, प्रतिबंधित वर्ग में डाल दिया गया और उसको ज़ब्त भी किया गया, प्रतियां भी जलाई गईं, सारा कुछ हुआ। लेकिन इसके बावजूद कहीं भी उस चिंगारी के, उन प्रेरणा बिंदुओं के दबने का या हाशिए पे सरकाए जाने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। और तीव्र प्रभाव जो है जलियांवाला बाग ने छोड़ा, और उसमें कुछ एक घटनाएं जो हैं उन्होंने देश को झकझोर के रख दिया। एक घटना किसी साहित्यिक कृति में शामिल थी, और उसमें विशेष रूप से रचनाकारों ने जो जो घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं जो पिरोई थी अपने भाषा के रूप में, भाषा के माध्यम से, वो अद्भुत प्रेरक हैं। अब उसमें एक साहित्यिक कृति में कुछ एक आंखों देखे विवरण भी दिए गए हैं। उनमें एक पात्र जो है वो श्रीमती रत्न देवी के नाम से वो भी उभरा है, और रत्न देवी जो है वो उसके पति लाला पदम, जो उस दिन अमृतसर के ही रहने वाले थे, और वो इसी नृशंस हत्याकांड वाले दिन जलियांवाला बाग में मौजूद थे। और जब रत्न देवी को पता चला कि वहाँ इस प्रकार से लाशें बिछी पड़ी हैं, तो वो अपने पति की तलाश में रात के अंधेरे में रेंग रेंग कर वो लाशों के ढेरों में ढूंढती है पति की तलाश। और जब पति का शरीर उसे सामने पड़ा मिलता है, तो वो लगता है कि पति की सांसें उखड़ रही हैं, और वो पानी की पुकार कर रहा है कि पानी पानी, वो पानी मांग रहा है, उसका गला सूख रहा है। और वो जल्दी से धीरे धीरे रेंगती हुई बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी गतिशीलता के साथ नज़दीक कहीं से जाकर अपने आंचल को किसी पानी में डुबोकर और वो लाती है, और वैसे ही तेज़ी के साथ रेंगती हुई वहाँ तक पहुँचती है, और पति के मुंह में वही अपना आंचल निचोड़ कर उसकी पानी की बूंदें डालती है। लेकिन तब तक पति जो है वो अंतिम सांस ले चुके थे। और इस प्रकार से ऐसी जो दारुण व्यथाएं हैं, उन्होंने पूरे के पूरे परिवेश को हिला कर रख दिया था। पाकिस्तान से एक पत्रकार और एक कर्मठ कार्यकर्ता, वो कई बार भारत में कई बार उनके चक्कर भी लगे, और उसकी एक ही शिकायत थी कि आप लोगों ने तो बहुत सारे लोगों के नाम, पते और उनकी पहचान, सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली, लेकिन उसमें मृतकों में, दिवंगतों में, शहीद हुए लोगों में कुछ मुसलमान भी थे जिनका संबंध लाहौर या अन्य पाकिस्तानी, वर्तमान पाकिस्तानी शहरों से था, लेकिन उनके बारे में किसी ने परवाह वहाँ नहीं की। किसी ने भी उन लोगों के नाम, पते या परिचय तलाश करने के बारे में चिंता पाकिस्तान में नहीं की, जो उसी जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे। तो इस प्रकार से ये एक समस्या ऐसी है जिसने तत्कालीन पूरे के पूरे परिवेश को हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद शहीद आज़म सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की जो शहादत थी, उसने और भी ज़्यादा उसमें एक क्रांति का प्रस्फुटन जो है, बीजारोपण तो हो ही चुका था, प्रस्फुटन, उसका बीज जो है वो पल्लवित होने लगा था। और ब्रिटिश साम्राज्य को समझ में आ गया था कि इन दो घटनाओं के बाद हमारे लिए यहाँ लंबी अवधि तक शासन करते रहना संभव नहीं होगा। और ये एक बुनियादी दो घटनाओं से पड़ गई थी जिनका उल्लेख इसने, राजवंती ने भी किया है। और उसी प्रकार से एक 1922 की बात है। 1922 में एक लाला किशन चंद ज़ेबा थे, उनकी एक नज़म भी चलती रही है, नज़म भी छपी, और नज़म थी वो ज़ख्मी पंजाब। और ज़ख्मी पंजाब के नाम से एक प्ले रंगमंच पर प्रस्तुत भी किया गया, और उसमें उसका एक अंश 4-5 लाइनें मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा कि अगर चलती रही गोली यूं ही निर्दोष जानों पर,
अगर चलती रही गोली यूं ही निर्दोष जानों पर मिटा डालेंगे गर इस तरह हाकिम अपनी प्रजा को, तो हुकूमत क्या करेंगे फिर वह मरघट और मसानों पर। तो इस प्रकार की बहुत सारे संवाद, बहुत सारी बातें उस काल में कही गई, जो साहित्य का भी एक हिस्सा है और उस पर चर्चा जो है ये अलग से होनी लाजिम है। और उस पर जितना शोध कार्य होना चाहिए था वो अपेक्षाकृत कम हुआ है। सिर्फ इन्हीं दो घटनाक्रमों ने किस कदर पूरे के पूरे परिवेश को हिलाया और उस पर जो रचा गया साहित्य था वो किस प्रकार से सामने आया, किस प्रकार से प्रतिबंधित हुआ, किस प्रकार से विनष्ट हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें, इनका विधिपूर्वक शोध और इनका संपादन ये अभी भी बकाया है। धन्यवाद।